पहले सामने होना चाहिए था, अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया। बरसूरत आज हम यहाँ पे जमा हुए हैं हमारे मुल्क के साबिक़ वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह जी के इंतकाल के शोक में ये ओबिचरी हमें यहाँ पे देनी है। हम समझते हैं कि एक बड़ा नुकसान है कौमी सतह पे, एक ऐसा शख्स जो माइग्रेंट होकर इस मुल्क में आया और इस मुल्क की तारीख में अपना एक रोशन बाब लिख कर चला गया। ये पूरे मुल्क के लिए एक इंतहाई नुकसान है, बहुत बड़ा नुकसान है। मैं जहाँ तक समझता हूँ, जो मेरी याददाश्त अगर मेरा साथ दे रही है, तो जब पूरी दुनिया फाइनेंशियल क्रंच में आई थी, इक्तिसादियात पूरी दुनिया के जो तरक्की याफ्ता ममालिक भी थे, उनमें जो क्रंच आ गया, जो फेलियर हो गया, इकोनॉमिक फेलियर जो हो गया, उस वक्त अगर कोई मुल्क उससे बहुत हद तक महफूज रहा तो वो हमारा मुल्क हिंदुस्तान था। और इस मुल्क की सबसे बड़ी वजह उसकी थी, हमारी कामयाबी की थी, जो असरअंदाज हमारे गरीब गुरबा लोग नहीं हुए। उसका सबसे बड़ा सहरा जो है वो मनमोहन सिंह की काबिलियत, उनकी जहानत हो जाता है। एक ऐसा सियासतदान जिसकी मतानत, शराफत और काबिलियत हर सतह पे मानी गई है। हम दिली तौर पे उनके रहलत होने पे, उनके गुजरने पे, इंतकाल पे गहरे सदमे का इजहार करते हैं। मैं अपने कायदा मोहतरमा महबूबा जी से गुजारिश करूंगा कि वो ताज़ियती अल्फाज उनके हाथ में करें और श्रद्धांजलि भी पेश करें। मोहब्बत कैमरे से हट के बीच में कैमरा खुर्शीद साहब और हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं और भी करीम साहब हैं, बाकी भी यहाँ हमारे स्पोक्स पर्सन्स हैं, सीनियर लीडर हैं, खासकर हम असद बरकर हजरत शाह ज़ुहर अहमद। आज हम ख़ास तौर से जमा यहाँ इसलिए हुए हैं कि जो कल रात को हमारे मुल्क के जो साबिक वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह जी वफ़ात पा गए, उनको यहाँ आज हम खराज अक़ीदत पेश करने के लिए सब लोग जमा हुए हैं। मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह के साहब को बहुत सालों से नहीं जानती थी। मैंने उनके बारे में सुना तो बहुत था, जैसा भी खुर्शीद साहब ने कहा कि जब पूरी दुनिया इकोनॉमिक क्राइसिस में जा रही थी तो तब वाहिद हिंदुस्तान उन मुल्कों में था जिस पे वो असर इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मनमोहन सिंह जी उस वक्त हमारे यहाँ इसके नरसिम्हा राव जी के वक्त में वो मिनिस्टर थे, रहे फाइनेंस मिनिस्टर थे, उससे पहले आरबीआई के गवर्नर रहे, तो उन्होंने सारे मुल्क को संभाला, हमारी इकोनॉमी को संभाला। मेरा जाती तौर से डॉक्टर मनमोहन सिंह से आपको मैं तब से जानती हूँ कि जब 2002 में पीडीपी और कांग्रेस की आपस में बातचीत चल रही थी और कोई मसला आगे चल नहीं रहा था, कुछ आपस में बात बन नहीं रही थी, तो सोनिया जी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को यहाँ भेजा और पहली बार मैंने देखा उस शख्स को। मैंने शायद जिंदगी में इतना ज्यादा हम्बल, इतना ज्यादा नरम दिल, नरम गो इंसान कभी जिंदगी में नहीं देखा है। तो मुझे लगता है कि उस वक्त उस अलायंस को जोड़ने में, बनाने में डॉक्टर मनमोहन सिंह का बहुत बड़ा हाथ रहा उनमें। और उसके बाद जो हमारा एजेंडा बना, अलायंस का एजेंडा कांग्रेस और पीडीपी का, उसमें भी डॉक्टर मनमोहन सिंह की बहुत जो है उनका रोल रहा। और उसके बाद वो प्राइम मिनिस्टर बने और प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद जिस तरह उन्होंने इस मुल्क में, मतलब मुझे तो हैरानगी होती, कोई ये बात नहीं करता, 10 साल वो इस मुल्क के वजीर आजम रहे पर एक जगह कोई कम्युनल राइट नहीं हुआ। मतलब आज तो कोई दिन ही नहीं गुजरता जब कहीं ना कहीं किसी न किसी को लिंच ना किया जाए, किसी न किसी कश्मीरी शॉल वाले को पीटा ना जाए, कहीं ना कहीं
कुछ कहीं कोई मस्जिद को तोड़ के नीचे कुछ और ढूंढा ना जाए, तो मगर वो देखिए वो 10 साल ऐसे रहे कि कहीं भी हमें फिरका वाराना फसादात, कोई फसादात नहीं हुए। ये उनकी मुझे लगता है सबसे बड़ी देन थी इस मुल्क को। और उसके अलावा डॉक्टर मनमोहन सिंह जी वजीर आजम बनते हुए जो 84 में राइट्स हुए थे, जिसमें हमारे सरदार भाई, हमारी बहनें, हमारे बच्चे उन राइट्स में हलाक हो गए, मार दिया गया उनको, और उन्होंने जुर्रत करके माफी मांग ली। कौन मांगता है माफी? यहाँ तो बहुत 85 के बाद बहुत सारे दंगे हुए, बहुत सारे लोग मारे गए। माफी मांगना तो दूर की बात है, वो तो उसका इकबाली जुर्म भी नहीं करना चाहते हैं। तो मैं समझती हूँ इतनी बड़ी हस्ती। और उसके बाद आप देख लीजिए, आधार कार्ड से लेके न्यूक्लियर डील तक किसने कराया? डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। चाहे वो मनरेगा की बात हो, चाहे वो फ्री राशन की बात हो, जिसका जिक्र आज जो इस वक्त की सरकार है, जिसका वो क्रेडिट लेते हैं, जिसका वो कहते हैं कि हमने किया, सारे डॉक्टर मनमोहन सिंह के, देवर ऑल डॉक्टर मनमोहन सिंह आइडियाज जिनको इम्प्लीमेंट किया गया। और इस मुल्क का जो मिडिल क्लास है, जो पुअर था, बिलो पॉवर्टी लाइन को ऊपर लाके मिडिल क्लास का उन्होंने एक्सपेंशन किया, जिसकी वजह से मुल्क जिंदा है, जिसकी वजह से मुल्क चलता है। मगर सबसे अच्छी बात मुझे डॉक्टर मनमोहन सिंह की ये थी कि वो बोलते बहुत कम थे मगर करते बहुत ज्यादा थे। मेरे ख्याल में इतना मैंने मतलब कि जितना एक ऐसा वजीर आजम जिसने इतना काम किया हो मगर जिसकी बात बहुत कम होती है। और सबसे बड़ी बात कि जो जम्मू कश्मीर के हवाले से बड़े मुखलिस रहे, इकोनॉमिक फाइनेंशियल पैकेजेस की बात करें आप, या यहाँ के पॉलिटिकल प्रोसेस की बात करें। मुझे याद है जब मुफ्ती साहब और उनके कई मीटिंग्स हुए, उसके बाद उन्होंने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई, तो जब हमने वहां पीडीपी ने, मुफ्ती साहब ने अपना विजन उनके सामने रखा, एजेंडा रखा, तो उसी वक्त डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उस एजेंडे को लेके, उन कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स को लेके 5 ग्रुप्स बनाए। और मुझे लगता है कि वो जो 5 ग्रुप्स की उसका जो उन्होंने वर्कआउट किया, अगर आज भी बीजेपी की सरकार, एनडीए की सरकार जम्मू कश्मीर के मसले में संजीदा है और वो उसका हल चाहती है और आईन के अंदर हल चाहती है और दोनों मुल्कों की दुश्मनी को मिटा के जम्मू कश्मीर को एक खुशगवार जगह बनाना चाहती है, इज्जत के साथ अमन बहाल करना चाहती है, तो मैं कहती हूँ मनमोहन सिंह के जो 5 वर्किंग ग्रुप्स की जो रिपोर्ट है, मुझे लगता है हमारे वजीर आजम हो या हमारे वजीर दाखिला हो या कोई और हो जो भी इनकी पॉलिसी देखते हैं, अजीत दोवल साहब हो, उनको वो ग्रुप्स की रिपोर्ट देखनी चाहिए। तो उनको जम्मू कश्मीर में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के हवाले से, जम्मू कश्मीर के मसले के हल के हवाले से एक साफ रास्ता मिलेगा। आखिर में मैं यही कहना चाहती हूँ कि हम लोग, पूरे मुल्क के लोग डॉक्टर मनमोहन सिंह को, उनकी कमी को महसूस करेंगे। और मुझे लगता है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह उन वजीर आजम में से बहुत कम ऐसे वजीर आजम हुए जिन्होंने इतना कुछ किया हो इस मुल्क के लिए, यहाँ के गरीबों के लिए। आज फ्री राशन देती है तो ये स्कीम किसने लाई, ये कानून किसने बनाया? डॉक्टर मनमोहन सिंह के वक्त में। मनरेगा क्या है, जहां आपको 100 दिन का रोजगार देना है गरीबों को, किसने लाया? डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। न्यूक्लियर डील, आज तो छोटी छोटी बात के लिए इतने बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट लग जाते हैं, पर मैंने कभी भी डॉक्टर मनमोहन सिंह का कहीं कोई एडवर्टीजमेंट में नहीं देखा कि उन्होंने किया। तो मैं समझती हूँ कि बहुत कम अल्फाज के, ही वॉज अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स बट ही वॉज अ मैन ऑफ एक्शन। तो अल्लाह ताला उनको जो है वहाँ जगह दे, उनको वहाँ उनकी सोल को पीस दे, उनको इत्मीनान दे, और उनकी जो फैमिली है उनको ये सदमा बर्दाश्त करने के लिए अपनी एक स्ट्रेंथ दे, एक हिम्मत दे। और हम ये कहना चाहती हूँ कि हम डॉक्टर मनमोहन सिंह को हमेशा उनकी अच्छाई, उनके कामों के लिए और उनकी खासकर उनकी नरम लहजे के लिए याद करेंगे। बहुत बहुत थैंक यू। मैडम एक बात पूछना चाहेंगे ऑब्जर्वर दिस साइड से, कि जम्मू कश्मीर की अगर बात करेंगे, मनमोहन सिंह जी एक दूरंदेश इंसान थे, जैसा आपने खुद कहा मुल्क में उस वक्त कलीदी रोल अदा किया जब सारे डूब रहे। ये शायद इसलिए कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी थी और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में महारत हासिल की थी। हालांकि उसके बाद वो पंजाब से भी एक सनद याफ्ता
اور بھی نکل شاید کر آپ کو یہ 16 معلوم بن نہیں ہے کہ ایک منٹ جو ہمارے اس وقت کے پرائم منسٹر ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ میں بہت غریب گھر سے تعلق رکھتا ہوں، مگر ڈاکٹر منموہن سنگھ صاحب اس سے بھی زیادہ غریب گھر سے تعلق رکھتے تھے. لاہور میں 15 کلومیٹر روز وہ اسکول کے لیے پیدل جاتے تھے اور ان کو اپنی قابلیت کے بنیاد پہ ان کو اسکالرشپس ملی، ہارورڈ چلے گئے اور اس کے بعد وہ اس ملک کے سیڑھی بہ سیڑھی پرائم منسٹر بنے. اور جہاں تک جموں کشمیر کے حوالے سے آپ بات کر رہے تھے، جموں کشمیر کے مسئلے کو وہ دل سے حل کرنا چاہتے تھے. ان کی ایک تمنا تھی کہ میں پاکستان کے ساتھ جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ مل کے وہاں جا کے، کیونکہ وہ جانا چاہتے تھے، ان کا گھر تھا وہاں. مگر مودی جی کا ایک ایسا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے کہ وہ اٹھ کے چلے گئے. پر ڈاکٹر منموہن سنگھ کو شاید اتنی پولیٹیکل اپوزیشن تھی بی جے پی کی طرف سے، ان کا وہ خواب ادھورا رہ گیا. تو میں سمجھتی ہوں کہ اگر ان کے پاس جو الائنس کولیشن گورنمنٹ تھی، پر اس کے باوجود بھی جس طرح جتنی ترقی، جتنا کام اور جس طرح جموں کشمیر میں انہوں نے یہاں کے وہاں بھی ایک سٹیبل گورنمنٹ دی اور یہاں بھی ایک گورنمنٹ کو کام کرنے دیا، مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت ہی ٹائٹ بیلنس تھا ان کے لیے یہ کام کرنا. لیجنڈس نیور ریٹرن بیک. آپ کو لگتا ہے وہ موقع دوبارہ ملے گا جو منموہن سنگھ کے وقت ملا تھا؟ دیکھیے میں سمجھتی ہوں کہ اگر انسان پیچھے مڑ کے دیکھے گا تو پھر کچھ حاصل نہیں ہونے والا ہے. آگے جو ہے، آگے ہمیں بہتری کی طرف دیکھنا چاہیے. اور جب تک کوئی تکلیف ہو، جب تک تکلیف ہوگی آپ نے اس کا علاج کرنا ہے. آپ اس کو وقتی طور پہ دبا سکتے ہیں، اس بیمار کا چیخنا چلانا بند کر سکتے ہیں، اس کو بے ہوشی کی دوا دے سکتے ہیں، مگر جب تک تکلیف ہے اس کا علاج آج کل پرسوں ورسوں ڈھونڈنا پڑتا ہے. میم بلال فرام ABP نیوز. میم 2 پارٹ کوشچن ہے کہ پہلا کہ آپ کا کوئی پرسنل اینیکڈوٹ ہو ڈاکٹر منموہن سنگھ کے ساتھ جب ملاقات ہو جس کو آپ اپنے ذہن میں ہمیشہ کے لیے سنجوئیں گی، اور دوسرا کہ کچھ کوارٹرز میں، کانگریس کے کوارٹرز میں یہ بھی مانگ چل رہی ہے کہ ڈاکٹر منموہن سنگھ کو بھارت رتن دیا جانا چاہیے، جس کا عام آدمی پارٹی نے بھی سمرتھن دیا ہے آپ کی طرف سے. نہیں، پہلی تو میں نے کہا بہت ہمبل تھے. مجھے یاد ہے کہ کئی ان سے ملاقاتیں ہوتی تھی، میں نے کبھی ان کے چہرے پہ تناؤ، کبھی غصہ، کبھی وہ ماتھے پہ شکن نہیں دیکھی. ایک بار میں کسی یہ جو ورکنگ گروپس بنائے تھے تو اس وقت کے جو وزیر اعلیٰ تھے انہوں نے کوئی اعلان کر دیا ورکنگ گروپس کے حوالے سے، بعد میں کچھ کہا کہ ایسے. تو میں نے وہاں فون کیا پرائم منسٹر ہاؤس میں، تو کچھ نہیں تھی، ممبر پارلیمنٹ تھی. تو اس وقت ڈاکٹر منموہن سنگھ وہاں نہیں تھے. اس کے بعد میں ایک میٹنگ میں تھی، میں جلسے میں تھی، تو وہاں انہوں نے مجھے ریٹرن بیک کال کیا. جو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ اس کے بعد جو پرائم منسٹر ہیں وہ ایسا کریں گے کہ ایک ممبر پارلیمنٹ کال کرتا ہے تو اس کو ریٹرن بیک کال کر. دوسرا، جہاں تک ان کے، مجھے لگتا ہے ڈیمانڈ کرنے کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے تھی. جنہوں نے اس ملک کے لیے اتنا کچھ کیا، اس کی اکانومی کو کہاں سے کہاں لایا، اس کے لوگوں کو کتنے کروڑوں لوگوں کو انہوں نے غریبی کی ریکھا سے اوپر اٹھایا، کتنا ایکسپینشن کیا مڈل کلاس کا، تو ان کو ان کے لیے کوئی درخواست کرنے کی ضرورت پڑنی چاہیے کہ ان کو بھارت رتن ملنا چاہیے. یہ تو اس کے تو درخواست کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے، وہ تو خود بھارت رتن تھے. تھینک یو. باجی ایک بار یہ پھول